मैं राम नक्षत्र चौहान, हिंदी अध्यापक, आप लोगों के बीच छंद लेकर के उपस्थित हूँ। उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। छंद चूंकि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। छंद की परिभाषा हिंदी साहित्यकारों ने दिया कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण तथा तुक का ध्यान रखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गति, यति, चरण तथा तुक का ध्यान रखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। अब देखिए छंद के अंग। छंद के कई अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है वर्ण। वर्ण का मतलब अक्षर से है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसा कि आप नर्सरी में पढ़ने के लिए इस विद्यालय में अगर आए होंगे तो सबसे पहले आपको गोली बनाना जो है सिखाया जाता है। जब बच्चा गोली बनाना सीख जाता है तो उसके बाद यहाँ एक खड़ी पाई लगाने के लिए कह दिया जाता है। खड़ी पाई लगा दिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ से एक सूंड नीचे की तरफ लटका दिया, ऊपर बड़ी पाई लगा दी। ये वर्ण की रचना हो गई, ठीक है। लेकिन परिभाषा के आधार पर अगर हम इस गोली को अलग कर दें, खड़ी पाई को अलग कर दें, इसको अलग कर दें और ये अलग कर दें, क्या है इसको कुछ पढ़ा जा सकता है? नहीं। परिभाषा कह रही है कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। यहां हमने टुकड़ों में बांट दिया तो उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो गया, ठीक है। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है लघु और दूसरा होता है गुरु, या उसको दीर्घ भी कहा जाता है। लघु का दूसरा नाम ह्रस्व भी है। लघु अथवा ह्रस्व, और दूसरा होता है दीर्घ अथवा गुरु। अब लघु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, छोटी, छोटा उ, री। ये चार वर्ण जो लघु में आते हैं और इन वर्णों से जो है एक मात्रा का बोध होता है। अ, ई, उ और री, ये चार वर्ण जो है लघु में आते हैं जिनसे जो है एक मात्रा का बोध होता है। दूसरा है दीर्घ। आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये वर्ण जो है दीर्घ कहलाते हैं या गुरु कहलाते हैं, और इनसे जो है दो मात्रा का बोध होता है, और दो मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के यस का प्रयोग करते हैं। यह अंग्रेजी का यस है और इससे जो है यह जानकारी मिलती है कि यह दो मात्रा को बोध करा रहा है। उसका चिन्ह होता है यह अंग्रेजी का यस। अब देखिए, चूंकि यंग और यह दोनों को हमने जो है ब्रैकेट में बंद कर दिया है, इसलिए बंद किया है कि ये अंग और अह ये तो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या केवल इतना ही होती है, 4 यह और 7 ये, 11। कहीं कहीं जो है लेखन के आधार पर 10 स्वर होते हैं, यदि हट जाता है इसमें से। लेकिन यहाँ जो है 11 स्वर हैं और ये इसको अयोगवाह कहा जाता है। ये जो है न तो स्वर है और न व्यंजन है, अयोगवाह कहलाते हैं। अब आइए देखिए दूसरा छंद की दूसरा अंग है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। किसी भी वर्ण को, अक्षर को पढ़ने में जो समय लगता है वही मात्रा है। अगर लघु की मात्रा होगी तो उसको जल्दी पढ़ा जाता है, अगर दीर्घ की मात्रा होती है तो उसको देर से पढ़ा जाता है। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है गति। काव्य को पढ़ने में हमारा स्वर कहीं कहीं चढ़ता है, कहीं कहीं नीचे आता है। तो स्वरों के उतार और चढ़ाव को ही जो है हम गति, या उसका दूसरा नाम लय भी है। कविता को हम लय में पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारी आवाज जो है ऊपर बढ़ती है, कभी कभी आवाज जो है नीचे हो जाती है। तो इसी को जो है हम उतार और चढ़ाव कहते हैं, और इसी उतार चढ़ाव को जो है गति अथवा लय कहा जाता है। अगला पॉइंट है यति। यति का मतलब होता है विराम। विराम माने होता है रुकना। काव्य को
छंदों में रुकने की व्यवस्था को यति कहते हैं। छंदों में रुकने की व्यवस्था को यति कहते हैं और यह व्यवस्था जो है अल्प विराम के रूप में होती है, जिसका संकेत ये कामा होता है। अर्ध विराम के रूप में होती है, जो कामा के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, और तीसरा जो है पूर्ण विराम है। ऐसे जो है विराम चिन्हों का प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है। पांचवा पॉइंट है चरण। चरण का दूसरा नाम है पद या पाद भी कहते हैं इसको। तो छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, जिसे हम चरण या पद कहते हैं। कोई भी, जैसे चौपाई है, दोहा है, सोठा है, रोला है, प्रत्येक में जो है 4 भाग होते हैं, और इन्हीं भागों को जो है हम चरण या पाद कहते हैं। अंतिम पॉइंट है इसका तुक। तुक का मतलब होता है पदांत में, छंदों के पदांत में वर्णों की समानता को तुक कहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, अब इसमें अंतिम वर्ण क्या आया? हारी आया है। मंगल भवन अमंगल हारी, तो अंतिम वर्ण क्या है? हारी है। और इसमें कौन सी मात्रा है? दोनों में दीर्घ मात्रा है। ठीक है। फिर उसके बाद है द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, तो यहां बिहारी आ गया। तो अब देखिए ये दोनों तुकांत शब्द है ना, इसी को तुक कहा जाता है। दोनों में एक ही समान मात्रा है, इसी समानता को हम तुक कहते हैं। यानी पदों के अंत में जो वर्णों की समानता होती है, उसी समानता को हम तुक कहते हैं। अगला पॉइंट है गण। गण चूंकि छंद का अंग नहीं है, लेकिन गण से जो है मात्राओं का ज्ञान किया जाता है। अब देखिए लघु या गुरु के क्रम से, लघु या गुरु के क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, लघु या गुरु के क्रम से 3 वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। जैसे य माता, मातारा, ताराज, इस तरह से 3-3 वर्णों को लिया जाता है। 3 वर्णों को क्यों लिया जाता है? 3 वर्णों को लेने से जो हमें मात्राओं का ज्ञान हो जाता है कि अगल में कितनी, जैसे यहां हमने कर दिया है। सूत्र इसका है य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा, इसका सूत्र है। तो इसमें जो है देखिए ये ल और ग ये छूट जाएगा, इतने ही गण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 गण हैं। तो यहाँ उसी से जो है यहाँ गण अलग अलग कर दिए गए। यगण में 3 वर्ण लेंगे। य माता, तो य में 1 मात्रा होगी, और मा पर 2 मात्रा होगी, और ता पर भी 2 मात्रा है। तो यगण में कितनी मात्राएं हो गई? लघु दीर्घ दीर्घ, 5 मात्राएं हो गई। फिर उसी प्रकार मगण, मातारा, तीनों में जो है दीर्घ मात्रा है, तो यहाँ 2 2 2 6 मात्राएं हो गई। तगण, ताराज, तो 2 में दीर्घ मात्रा है, और ज में जो है 1 मात्रा है। फिर उसके बाद है रगण, राजभा, तो 2 मात्रा, 1 मात्रा और फिर 2 मात्रा। फिर उसके बाद जभान, राज, आज अब छंद के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ देखिए छंद के भेद। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। ये छंद के 3 प्रकार हैं। अब देखिए वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो वर्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों के गणों के अनुसार होती है। जो नीचे हमने गण पढ़ाया है इसके पहले, उन्हीं गणों के आधार पर, यानी जिन छंदों की रचना वर्णों के गणों के अनुसार होती है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों के गणों के अनुसार होती है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, प्रखर भाल पे हिमगिरि न्यारा, प्रखर भाल पे हिमगिरि न्यारा। अब इसमें देखिए प्रखर में जो है यहाँ मात्रा हो गई, तो 3 मात्राओं को एक गणों का समूह लिया जाता है। तो 3 मात्रा में, यह तीनों में 1-1 मात्रा है। ये हो गया आपका नगण। भाल पे, भ पर जो है 2 मात्रा है, ल पर 1 मात्रा है, और प पर 2 मात्रा है। तो भाल पे तीनों को लेंगे तो ये हो गया आपका रगण। तो नगण, रगण। फिर यहाँ जो है 3
सिंगल मात्राएं हैं, तो यहाँ नगण होगा, फिर यहाँ यगण हो गया। तो इसी तरह से गणों के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णित छंद कहते हैं। अब देखिए दूसरा है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, छप्पय, बरवय आदि। अब तीसरा छंद है इसमें मुक्तक छंद। यह मुक्तक छंद, मुक्तक छंद में वर्ण तथा मात्रा का कोई विचार नहीं होता है। इसमें न तो वर्ण की गिनती की जाती है, न तो मात्रा की गिनती की जाती है। यानी वर्ण इस छंद, मुक्तक छंद में वर्ण तथा मात्रा का कोई विचार नहीं होता है। जैसे आजकल की नई कविता, प्रयोगवादी काव्यधारा के जितने भी कवि हैं आजकल की नई कविता जो लिख रहे हैं मुक्तक छंद में लिख रहे हैं उनका, जैसे देख लीजिए यहाँ, ये किसकी रचना है? त्रिलोचन कवि की। आपकी किताब में ही होगी, त्रिलोचन कवि। शून्य का श्रृंगार तू, उपहार तू किस काम मेला बढ़ अकेला। अब इसमें हम गिनेंगे तो क्या ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों में मात्रा समान है? नहीं, वर्णों की संख्या इसमें अधिक है, तो कहीं कम कहीं अधिक, कहीं कम कहीं अधिक, इस प्रकार की उनकी रचना होती है। तो इस कविता को हम क्या कहते हैं? मुक्तक छंद कहते हैं। यानी ये एक तरह से गद्य गीत है यह। अब देखिए, अब मात्रिक छंद के भेद। तो मात्रिक छंद में सबसे पहले हम चौपाई के बारे में बताएंगे। चौपाई, चौपाई जो है यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होता है या 2 दीर्घ होता है। जैसे देखिए यहाँ चौपाई है, उदाहरण में पीत वसन परिकर कटि भाथा, पीत वसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। अब देखिए इसमें चौपाई की परिभाषा में हमने देखा है कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए कि यह तथ्य इस चौपाई के अंदर है कि नहीं है। तो पहला है पीत वसन परिकर कटि भाथा, एक चरण हो गया। दूसरा चरण है चारु चाप सर सोहत हाथा। तीसरा चरण है तन अनुहरत सुचंदन खोरी और चौथा चरण है श्यामल गौर मनोहर जोरी। 4 चरण हो गया। अब प्रत्येक चरण में यहां हमने मात्रा गिन करके लिख दिया है, पीत वसन परिकर कटि भाथा। यानी ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 मात्रा हो गई। फिर उसी तरह से इसमें देखिए 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 मात्रा। फिर तीसरे चरण में देखिए तन अनुहर सुचंदन कोरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 मात्रा। अंतिम है श्यामल गौर मनोहर जोरी, 2 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 12 2 14 2 16। सब में 16-16 मात्राएं हो गई। 4 चरण हो गया और सबके अंत में देखिए गुरु है ना, देख लीजिए 2 चौपाई के प्रत्येक चरणों में जो है अंत में 2 गुरु आया है। तो ये रहा चौपाई।